बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हम पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.6 विच इज़ द 6th न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2 मैसेज, फर्स्ट इज़ 52 kg and second one is 48 kg are attached to ends of the string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string। एक तो आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज़ जो है वो एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़, दूसरी चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। व्हेन बोथ ऑफ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, ये बात आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है, क्योंकि ये कंडीशंस जब तक हमें नहीं पता होंगी कि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो हम गलत फार्मूलाज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये आपने जो है वो याद रखना है। अब इसकी मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि बुक में ऑलरेडी जो है ना ये आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है। एक टॉपिक जो है वो आपने पढ़ा था कि जब दो बॉडीज़ जो है वो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। क्या ब्लड सपोज हमारे पास एक बॉडी जो है वो ये है और दूसरी बॉडी जो है वो ये है और दोनों जो है वो वर्टिकली मूव कर रही हैं, तो उस वक्त हमने टेंशन टी और एक्सेलरेशन जो है वो ए कैलकुलेट करना है। दोनों के फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला भी दिया हुआ है और उसके बाद टेंशन टी का फार्मूला भी दिया हुआ है। इन्हीं फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। मैं वैसे जादू की जो पर्ची है मैंने उसके ऊपर भी वैसे लिखे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, लेकिन ये याद रहे कि आपने कंडीशन याद रखनी है कि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर वर्टिकल मोशन होगी बॉडी की तो उस वक्त एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और टेंशन टी मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब जो कि हमने जो कंडीशन है वो देख ली है, कौन सी कंडीशन है, बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है। तो अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले डाटा की तरफ, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो डाटा मौजूद है, फार्मूला मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया है। अब फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चे, हमें टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए जो है वो मालूम करना है, तो सबसे पहले जो है वो हम टेंशन टी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। सो टी मालूम करने के लिए हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट सिंस, या वी नो दैट, ये एक ही बात है, टी विच इज़ इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। अब जस्ट यहाँ पे हम इसका जो है वो सोल्यूशन लेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करने, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 वैसे का वैसे, ठीक है जी, टेंशन टी जो है वो हमने मालूम करने, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास m1 की वैल्यू है वो कितनी है जी, m1 की वैल्यू है 52, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 52 जो है वो पुट कर दूंगा, ठीक है। सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, 52 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय m1 हमारे पास वही है 52। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है, प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय जी तो हमारे पास चूँकि कांस्टेंट होता है लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, तो आप यहाँ पे डाटा के अंदर जो है वो खुद से लिख सकते हैं, जी विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। बटे के ऊपर जो वैल्यू है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 जो है वो करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4992 डिवाइडेड बाय 52 48 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट। अब हम यहाँ पे छुरी फेरेंगे, आपको पता है कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप है। तो ये 1 0 जो है ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से 1 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास 4992 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको 10 पर डिवाइड करेंगे, चूंकि अभी पॉइंट यहाँ पे है तो एक पॉइंट जो है वो अगले डिजिट पे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 499.2 और ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो इसकी T विच इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन्स है, ठीक है। अब इसका यूनिट मैंने न्यूटन क्यों लिखा है, ये बात आपने एक याद रख लेनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो हमारे पास फोर्स और वेट और टेंशन जो है ये तीनों एक ही चीज़ है और इन तीनों का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था पार्ट ए, ठीक है। अब हम इसके पार्ट बी को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये ए हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है जी। अब हमने इसका पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी के अंदर हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी को सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ए विच इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे m1 है, ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास 52 है, सो यहाँ पे 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। सो ये अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें, 52 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय ये 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10 एज इट। फिर छुरी फेरने का वक्त आ गया है, तो आइए इसको कुर्बान करते हैं जी। ये 1 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बिकम्स एज एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू 4 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो 0.4 यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिहाजा ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.6 का पार्ट बी। अब हम जो है वो ये दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं विच इज़ 3.7 जी। तो अब हमारे पास जो है वो 3.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो अवेलेबल है। स्टेटमेंट देखते हैं। 2 मैसेज, एक जो है वो हमारे पास 26 kg का और दूसरा जो है वो हमारे पास 24 kg का आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये तो सारी रामलीला वही पिछले वाली है। बस यहाँ पे जो एक चीज़ जो है वो आपने समझनी है वो ये है कि हमारे पास जो इसकी सिचुएशन होगी वो एक वर्टिकली मूव कर रहा होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, ठीक है। अभी जो है वो हम देखते हैं जी। अच्छा, 26 kg इज लेइंग ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक जो है वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है 26 kg का, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद है, और दूसरा जो है वो हमारे पास 24 न्यूटन, ये गलत लिखा हुआ है, 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies, ठीक है। एक तो आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है और दूसरा जो है वो आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो सिचुएशन दिखा देता हूँ जो कि आपने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ी हुई थी। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मौजूद है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अब हम जो है वो फार्मूला देखते हैं और उसके बाद जो है वो इसका डाटा भी लिखते हैं और सारी चीज़ें जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा विच इज़ 3.7, ठीक है जी। डाटा हमारे पास क्या क्या है जी। डाटा के अंदर दो चीज़ें उसने दी थी, एक हमारे पास जो है वो मैस 24 kg दिया था और एक जो है वो हमें 26 kg दिया था, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो लिख लेता हूँ m1 विच इज़ इक्वल टू 24 kg। ये आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट में हमें 26 kg पहले दिया गया, 24 kg बाद में दिया गया, लेकिन हमने जो है वो m1 24 kg को जो है वो कहना है, क्योंकि अगर हम 26 को m1 कह देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट केस के अंदर m1 के ऊपर जो है वो m1 को डिवाइड करना है m1 और m2 के सम के साथ। तो अगर हम m2 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास m2 विच इज़ इक्वल टू 26 kg, ठीक है। और एक चीज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि हमें पता है कि इस्तेमाल होना है, सो उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब टू फाइंड में हमने दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वो ऑलरेडी जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की थी वही हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो टेंशन T और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन A, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो डाटा आ चुका है। अब यहाँ पे जो है वो हम फार्मूलाज लिख लेते हैं। सो सोल्यूशन के लिए बल्कि सोल्यूशन ही लिखते हैं जी। ए का जो है वो सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके लिए चूँकि हमें पता है कि पहले फार्मूला रिक्वायर्ड होगा, तो लिहाजा फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास जादू की पर्ची का होना
ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे जो है वो हम जो केस डिस्कस करेंगे उसमें एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी और दूसरी बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही होगी। सो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन हो, तो उसमें अगर आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने M1 जो है वो 24 kg को जो है वो नाम देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे M1 को डिवाइड करना पड़ेगा सम ऑफ M1 एंड M2 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हम पहले टेंशन निकाल लेते हैं। चलो चूँकि हमने टेंशन भी निकालनी है, ये भी निकालनी है, तो जो मर्जी निकालने एक ही बात है। सो एक्सेलरेशन चलो लिख लेते हैं जी, एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये हमारे पास फार्मूला तो आ चुका है। अब हम आगे जो है वो इसको मज़ीद वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, ए विच इज़ इक्वल टू M1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 24 kg डिवाइडेड बाय, यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी हमारे पास जो है वो M1 24 प्लस M2 जो है वो कितना है जी 26 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 24 एज इट आ जाएगा, 24 और 26 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 50। ठीक है जी, तो ये 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। फिर यहाँ पे मैं छुरी फेर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसको छुरी फेर सकते हैं। 10 1 10, 10 5 50, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 5 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। 24 को अगर मैं 5 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, उसके अंदर हमने टेंशन टी मालूम करना है, और टेंशन टी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला मौजूद है M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ में हम जो है वो M1 और M2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। सो टी विच इज़ इक्वल टू M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 24 मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है जी, 24 को 26 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 624 डिवाइडेड बाय 24 26 विच इज़ इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, छुरा फेरो ज़रा इसको, और ये हमारे पास जो है वो 624 डिवाइडेड बाय 5 बच जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 624 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 124.8, और उसके बाद ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, जो हमारे पास बुक के मुताबिक ये एग्जैक्ट वैल्यू है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बुक वालों ने लिखी है विच इज़ इक्वल टू 125, और टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन्स। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.7। अब हम डिस्कस करते हैं 3.8 न्यूमेरिकल को जी। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 3.8, और ये याद रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, अच्छा जी, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये सिर्फ 3 लाइनों का न्यूमेरिकल है, लेकिन है ये बहुत अहम। ठीक है जी, वो कह रहा है कि आपको कितना टाइम जो है वो चाहिए होगा कि अगर आपके पास जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 22 न्यूटन है, और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। अब टाइम बताएं कि इसके मोमेंटम को जो है वो चेंज करने के लिए, इतने मोमेंटम को चेंज करने के लिए इतनी फोर्स के इस्तेमाल से कितना टाइम जो है वो लगेगा, ये हमने बताना है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले डाटा की तरफ। एक चीज़ जो है उसने हमें प्रोवाइड की है विच इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, और इसकी वैल्यू क्या दी है 22 न्यूटन्स। ठीक है, और उसके बाद एक हमें जो है वो दूसरी वैल्यू दी है फोर्स की। फोर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। वैसे यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 20 न्यूटन है। टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमने जो है वो चेक करते हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने बेटे एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या जिसका जो टॉपिक का नाम था वो ये था कि मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो उसके मुताबिक ये जादू की पर्ची के ऊपर हमने ये फार्मूला भी लिख दिया है, एफ विच इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको अगर आप जो है वो
मतलब कि स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ोगे, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। अब ये कहोगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कि किसी बॉडी का टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये उस पर लगने वाली, उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स के इक्वल होगा। सो एफ विच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है जी। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, मोमेंटम और फोर्स जो है वो गिवन है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे टाइम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है फोर्स मोमेंटम की, विच इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि टाइम विच इज़ इक्वल टू 1.1 सेकेंड्स। ठीक है जी। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.8। आपके सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स जो है वो रह गए जो कि इंतहा दर्जे के आसान है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा और आपके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर 6 के भी करेंगे। ठीक है, तो अब तक जो है वो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।